फिलहाल अगर रिएक्ट करना है तो एक ऑनलाइन वो यूट्यूबर भी है बहुत अच्छा। तुम मैम के नोट्स भी देख सकते हो और साथ के साथ यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। यूट्यूबर कौन सा फॉलो कर रहे हो? क्योंकि एक तो है ना फूड विद दुर्गेश वाला। हाँ, वो भी है और एक दुर्गेश वाला भी है। दोनों के अच्छे हैं। दुर्गेश का भी समझाने का तरीका अच्छा है। देखा था मैंने एक दो वीडियो उसका। हम्म। वो नहीं पता मेरे को। मैंने मतलब इन दो का था एक्चुअली। क्या हुआ कि एक बार मैं फ्रंट एंड का कुछ देख रही थी, क्योंकि पर्सनली तो प्रैक्टिस हम करते ही हैं अपनी। तो मैं उसमें कुछ देख रही थी, तो मैंने एक वीडियो इसका देखा था, क्योंकि जो चीज मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, कुछ सेटअप वगैरह का था, तो मुझे उसका मिला था। तो जब मैंने उनका वीडियो देखा था ना, उसका पढ़ाने का जो तरीका देखा था, वो मुझे बेटर लगा। हाँ, ये जरूर है कि वो लोग मतलब ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, सीधा कोड करके दिखाते हैं, वो चीज रहती है। लेकिन उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा। फिर देखो, अगर कभी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है तो सेल्फ स्टडी में सिर्फ प्रैक्टिकल मत देखना, ठीक है, थ्योरी भी देखनी है। तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप थ्योरी देखो, चीजों की डेफिनेशंस देखो, और अगर कोई चीज का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो पहले उसको अंडरस्टैंड करो। वो कहते हैं ना, बात की खाल निकालना, वो काम करना पड़ेगा खुद से। और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल वीडियो देखो। तो आपको, या फिर आप क्लास में भी पढ़ रहे हो तो उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे हम कॉलेज में थे ना, मैं आर्ट स्टूडेंट थी, ठीक है, आई वॉज एन आर्ट स्टूडेंट। तो बीए किया था मैंने, और साइड बाय साइड मैंने कंप्यूटर्स भी किया था, मतलब मैं दो चीजें एक साथ कर रही थी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने कंप्यूटर्स किया था अपने, और कंप्यूटर्स का मैंने कोर्स भी अच्छा खासा ले रखा था, जिसमें बहुत अच्छे मतलब जैसे प्रॉपर मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें। तो जो कोर्सेज था, मतलब 3 साल का मेरा कोर्स था, 3 साल की भी ये थी, दोनों साथ साथ चल रहे थे। हाँ। तो ऐसे में मेरे को एक चीज मैं कहती हूँ, ये जहां से कोई चीज अच्छी सीखने को मिलती है ना, उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो व्हाट आई लर्न देयर इज कि हमारा एक जो प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट डे, कि देखो आप कहाँ पे पढ़ रहे हो। इवन मेरे एक स्कूल के टीचर ने भी एक बार बोली थी यही चीज, कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, सो वन बुक इज नेवर सफिशिएंट। आप एक बुक परचेज करो और एक बुक ले लो रेंट पे, क्योंकि रेंट पे भी बुक्स मिल जाती है दिल्ली में। यहाँ पे, यहाँ का नहीं आइडिया मुझे, वहां का तो मुझे जगह भी पता है, सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने ले रखी है। तो बुक रेंट पे मिलती थी पूरे साल के लिए। तो उसके बाद जब वापस करते थे तो वो सिक्योरिटी वापस कर देते थे, बस ये होता था सिंपल। तो उसके अंदर ये रहता था फायदा। और फिर बाकी की चीजें ऐसी थी, दो बुक से भी काम नहीं करता था। वो कहते रेफरेंसेस लेनी है कम से कम 5-6 लोगों के, 5-6 राइटर्स का। तो बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट ना, उन्होंने पढ़ने की आदत बहुत ज्यादा डाल दी थी, कि एक डेफिनेशन एक जगह से पढ़ा, और उसके बाद दूसरी बुक में पढ़ा। फिर उसके बाद, क्योंकि उस वक्त पे इंटरनेट इतना ज्यादा मतलब था, लेकिन इतना बहुत ज्यादा नहीं था, कैफेज में जाना पड़ता था हमारे को मेनली। तो ये रहता था, जो हमारे साइबर कैफेज थे ना, वो तो बहुत अच्छे अच्छे आलीशान से बनते थे उस टाइम पर। तो हम वहां पे चले जाते थे। लेकिन ये था कि उस टाइम पे बुक्स का ही स्टार्टिंग से एक हैबिट पड़ा हुआ है बचपन से। तो कम से कम नहीं तो हर हफ्ते से लाइब्रेरी से दो दो किताबें हम उठा के ले आते थे। और जो टॉपिक पढ़ रहे होते थे उसके अंदर से रेफरेंसेस निकालते थे, कि एक पर्सन ने, एक राइटर ने क्या डेफिनेशन दिया, दूसरे ने क्या दिया, तीसरे ने क्या दिया, चौथे ने क्या दिया। फिर उन चारों को पढ़कर समझ के अपने आप से आंसर्स बना के लिखने होते थे। तो वो चीज बहुत फायदा करके गई कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक हैबिट पड़ गई ना। अब आज की डेट में अगर मुझे कुछ भी पढ़ना होता है, सो आई डू द सेम थिंग, कि मैं एक एक इंसान की नहीं सुनूंगी ना, मैं एक किताब की सुनूंगी। मैं कम से कम उस चीज को 10 जगह पढ़ूंगी, फिर कंक्लूजन निकालूंगी अपने आप से कि हाँ भाई क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है। क्योंकि किसी एक को ब्लाइंडली फॉलो करना इज नॉट गुड। लेकिन अगर आप 5-6 लोगों की बात सुनोगे तो हर इंसान तुम्हारे को कोई ना कोई नया पॉइंट सिखाएगा। तो उस पॉइंट को ही तो पकड़ना है मेनली हमें।
ठीक है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली माइंड हमारे पास भी है, हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। और जहां तक प्रोग्रामिंग की बात है, प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने आपको डे वन से कहा है, पहले समझो, फिर लर्न करो और फिर प्रैक्टिस करो। राइट, इस तरह से करोगे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पे भी नहीं फंसोगे। चलिए, तो फिलहाल आते हैं क्लास के अंदर, स्टार्ट करते हैं। सबने ज्वाइन भी कर लिया है। तो लास्ट क्लास में हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम स्टार्ट किया था। और एक और चीज है, कल से मैं आपकी क्लास 10:30 से 12 ही लूंगी। ठीक है, तो मैं टाइम बढ़ा रही हूँ आपकी क्लास का, 1.5 घंटे का कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जरूरत भी है, क्योंकि अभी क्या है ना, हमने अगले हफ्ते से शुरू करना है GUI। और GUI की एक क्लास 1 घंटे में लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर हमें क्या बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एप्स क्रिएट करनी है, एंड इट विल रिक्वायर मोर टाइम देन 1 आवर। और उसमें 1.5 घंटा कहाँ जाएगा पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बेटर है नेक्स्ट वीक से हम लोग की क्लास जो है वो 10:30 से स्टार्ट होगी और 12 PM तक रहेगी। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी आपके, ताकि बाय चांस किसी का, अगर किसी ने नहीं सुना तो उसको भी आइडिया रहेगा और आपको रिमाइंड भी रहेगा कि क्या करना है। ओके, किसी का टाइमिंग क्लैश तो नहीं होगा कहीं पर भी? ओके। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ओके, सो फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो हमने यहाँ पर किया था, इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास कोई डेटा आ रहा है तो मुझे उसको फाइल में राइट कैसे कराना है। राइट, इतना हो गया था? इतना समझ में आ रहा है? इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका अगला ऑप्शन भी देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास था ना, उसके अंदर हमें क्या लेना था, फाइल इनपुट स्ट्रीम देखना था। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करता है? फाइल इनपुट स्ट्रीम का काम होता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी डेटा कहीं से रिसीव करना चाहते हो, यहाँ तो हम सेंड कर रहे थे पहले आउटपुट में, अब हमें अगर डेटा को रिसीव करना है, अब जो डाटा रिसीव हो रहा है वो किसी भी फाइल से हो सकता है। राइट, तो ऐसे केसेस में हम कौन सी क्लास का यूज कर सकते हैं? फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास बाइट्स में डाटा लेती है, क्योंकि ये बाइट ओरिएंटेड डाटा स्ट्रीम्स को फॉलो करती है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको अवेलेबल फंक्शन मिलेगा, जो इसको कहां से मिल रहा है? इसकी पेरेंट क्लास से मिल रहा है, और इसकी पेरेंट क्लास कौन है? इनपुट स्ट्रीम। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे रीड फंक्शन आ रहा है। तो रीड फंक्शन क्या करेगा? एट अ टाइम 1 कैरेक्टर का एस्काई कोड रीड करेगा और उसको इंट वेरिएबल में सेव करवाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये क्या करेगा, ये रीड में अगर मैंने एक बाइट का एरे दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू रीड करेगा उसको इस बाइट के एरे में सेव करा देगा। अगर आपको बाइट के एरे में एक ऑफसेट वैल्यू और एक लेंथ लेना है तो वो भी ले सकते हो। इसके बाद आता है स्किप फंक्शन। स्किप फंक्शन क्या करता है? ये कुछ बाइट्स को स्किप कर देता है। ठीक है, लेट सपोज मुझे अगले 10 बाइट्स को स्किप करके 11th बाइट को गेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 10 प्रोवाइड करूँ। ओके, तो उतने बाइट्स को स्किप करके आगे की वैल्यू पे ले जाएगा, मतलब कर्सर को आगे ले जाएगा। इसके बाद आता है वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फाइल चैनल का डिस्क्रिप्शन गेट करना है तो गेट चैनल, और डिस्क्रिप्टर आईडी लेना है फाइल का तो एफडी फंक्शन। फाइनलाइज फंक्शन क्या करेगा? ये इंश्योर करेगा कि मेथड को क्लोज करने से पहले सारी की सारी स्ट्रीम्स को क्या करे, मेमोरी से डिलीट मार दे। और क्लोज फंक्शन क्या करेगा? क्लोज फंक्शन स्ट्रीम को क्लोज कर देगा। तो एक और चीज ध्यान में रखनी है, नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज? फाइनल कीवर्ड क्या करता है? हर चीज को फाइनल डिक्लेयर कर देता है। कोई भी क्लास होगी तो वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, वेरिएबल है तो वो दोबारा से इनिशियलाइज नहीं हो सकता, और अगर कोई मेथड है तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता। फाइनली क्या करता है? फाइनली यूज होता है ट्राई कैच में। तो अगर हमें कोई ऐसा कोड चाहिए जो कि हर हाल में रन होना चाहिए, मतलब एरर आए, एक्सेप्शन आए तब भी, और एक्सेप्शन ना आए तब भी, तो ऐसे कोड को हम कहाँ पे रख देते हैं? ट्राई कैच के बाद फाइनली में रख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर फाइनलाइज मेथड के बारे में कोई पूछता है तो फाइनलाइज मेथड आप कह सकते हो दिस इज एन ऑटोमेटिक मेथड जो कि जेआरई या कि कह लो कि जेवीएम इन्वोक करता है। और ये मेथड क्या करता है? ये मेथड जितने भी ओपन स्ट्रीम्स होते हैं
उनके अंदर ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट से डिलीट हो गए या नहीं हो गए। बेसिकली देखा जाए तो ये गार्बेज कलेक्टर को कॉल करता है। ओके, जिससे कि सारे अनयूज्ड वेरिएबल्स मेथड्स क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, और क्लोज होने से पहले हर चीज प्रॉपरली क्लोज हो जाए। तो ये काम किसका होता है, फाइनलाइज का होता है। तो ये एक ऑटोमेटेड मेथड होता है जो हम कॉल नहीं करते, ये हमारा सिस्टम अपने आप कॉल कर लेता है। ओके, तो ये चीज आती है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। एंड आफ्टर दैट आता है क्लोज फंक्शन, जो कि क्या करेगा, सारी की सारी स्ट्रीम्स को क्लोज करा देता है जिस भी स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ यूज करोगे। अब अगर मान लो हम अपने प्रोग्राम में एक फाइल को रीड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मेरे सिस्टम में एक फाइल है, आई वॉन्ट टू रीड दैट फाइल, तो मैं उसे रीड कैसे करूंगी? तो हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम और बनाएंगे जिसमें हम एक फाइल को रीड करेंगे जो एक्सिस्टिंग फाइल होगी। देखो, टेक्स्ट फाइल लोगे तो, क्योंकि हम कंसोल पे काम कर रहे हैं, कंसोल के ऊपर ना एक छोटी सी लिमिटेशन ये होती है कि जो डेटा आता है वो बाइट्स में जब आता है तो वो UTF-8 के अकॉर्डिंग आता है। और UTF-8 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड्स में, या कह लो यूनिकोड कोड्स में, एस्काई तक के कोड को सपोर्ट करता है, आगे वालों को नहीं करता है। इसी वजह से अगर आप वर्ड की फाइल लेते हो तो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है ना, वो UTF-8 नहीं होता। ठीक है, वो अलग ही ऑप्शन का यूज करता है जिसमें कि ज्यादा कैरेक्टर्स और रिच फॉर्मेट यूज होता है। दैट्स वाई आप उसको अगर यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, उसका कोडेड फॉर्म प्रिंट कर देगा। तो मतलब फाइल तो आएगी लेकिन उस फॉर्म में आएगी। ओके, इवन इमेज फाइल आएगी वो भी उसी फॉर्म में आएगी, वीडियो फाइल आएगी वो भी उसी फॉर्म में आएगी। तो फाइल सारी उठा सकते हैं, लेकिन चक्कर क्या है, प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो कंसोल तो भैया लिमिटेड है ना, वो तो लैटिन वर्ड्स को ही सपोर्ट करता है, सिर्फ बेसिक लैटिन होती है जो बेसिकली कहा जाए तो स्काई तक का जो रेंज था आपका। ओके, तो वहां पे प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर आप कहीं और लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके हेल्प से हम पहले तो एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, रीड करेंगे फाइल को। ओके, तो हमें फाइल को रीड करना है। रीड करने का मतलब हो गया हमें फाइल का डेटा गेट करना है कि फाइल में क्या लिखा हुआ है। आई वॉन्ट टू गेट द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। तो ऐसे में मेन फंक्शन में आ जाओ। ओके, मेन फंक्शन में आने के बाद सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम का। तो जब आप फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे फाइल का क्या देना है, नाम देना है। अब जब आप यहाँ पे फाइल का नाम दोगे तो फाइल का नाम आपको देख के देना होगा। अगर फाइल आपके इसी प्रोजेक्ट में है तो आप उसका पाथ दे दो, और अगर फाइल आपके सिस्टम में किसी भी दूसरी जगह पे है तो उसका पाथ देना पड़ेगा। ओके, तो पाथ तो देना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, चलो इस बार हम अपने फाइल सिस्टम की एक फाइल को रीड करके देखें। तो हो सकता है आपके पास कोई भी फाइल हो सकती है, जैसे कि मैं अपने सिस्टम की ई ड्राइव में जा रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक एम्प्लॉय नाम की फाइल है। एक बार इसका साथ के साथ में ना रिव्यू देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी फाइल को देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। जैसे ये एक employee1.txt है, इस फाइल में ये डेटा है। ओके, तो अगर मान लो मुझे इसी फाइल को रीड करना है, employees1 को, ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या चाहिए, पाथ चाहिए। तो पाथ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने प्रोग्राम में आ जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब देखो होगा क्या कि जब आप डबल कोट्स के बीच में पाथ को लोगे, क्योंकि सिंगल स्लैश जो होता है वो एस्केप सीक्वेंस के लिए आता है, तो एक तो हो गया एस्केप सीक्वेंस, लेकिन हमें तो स्लैश चाहिए था, इसीलिए उसने डबल स्लैश का यूज किया। क्योंकि अगर आप डबल स्लैश लेते हो तो वो एस्केप सीक्वेंस में स्लैश को इग्नोर कर देगा। ओके, मतलब स्लैश ले लेगा आपके लिए, वो एस्केप सीक्वेंस नहीं समझेगा इसको फिर। और यहां पर इसके बाद आपको अपनी फाइल का नाम देना है। तो हमारी फाइल्स थी employees.txt। हाँ, employees1.txt। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे ना, तो ये कहेगा कि हो सकता है आपने फाइल का नाम गलत दिया हो, तो एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। इसीलिए ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को लगाने के लिए बोलेगा। तो या तो आप थ्रोज लगाओ या तो आप ट्राई कैच का यूज करो। ओके, तो यहां पर अभी हम ट्राई कैच को ले लेते हैं। तो फाइल का ऑब्जेक्ट बनने का मतलब समझते हो क्या हुआ, कि जितना फाइल का कंटेंट है वो अब आ चुका है FIS के पास। जो भी उस फाइल में लिखा हुआ था वो किस ऑब्जेक्ट में सेव हो गया है,
इस ऑब्जेक्ट में सेव हो गया। ओके, अब हमें बस ये करना है कि हमें इस ऑब्जेक्ट से वैल्यू को रीड करके अपने प्रिंट स्क्रीन पे क्या कराना है, प्रिंट करना है। देखो अब इस चीज को करने के कई तरीके होते हैं। अगर आपको क्या करना है, गेट करना है डेटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो क्या तरीका यूज करना है पहले तो वो देख लेते हैं। अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर गेट करना है तो पहले आप क्या कर लो, एक सी एच वेरिएबल ले लो, या फिर एक काम करना है इसमें इंट सी एच, चलो इंट ही लेंगे, इसमें बेटर है। और उसके बाद एक डू वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल में हम क्या लगाते हैं कि जब तक सी एच की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, ओके, और ये इंट वेरिएबल है इसीलिए क्योंकि -1 डिनोट करता है एंड ऑफ फाइल को। -1 किसके लिए आता है, एंड ऑफ फाइल ऑपरेटर है। तो एंड ऑफ फाइल के लिए हम -1 लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर सी एच में हम क्या करते हैं, FIS से रीड फंक्शन का यूज करते हैं, तो ये क्या करेगा, आपको एट अ टाइम 1 कैरेक्टर वहां से रीड करके देगा। अब जब ये फंक्शन आता है ना, तो इसकी हेल्प से एक और एक्सेप्शन आ सकती है, IO एक्सेप्शन, जो कि फाइल नॉट फाउंड की पेरेंट एक्सेप्शन भी है। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हो एड एक्सेप्शन टू एग्जिस्टिंग कैच क्लॉज, तो ये फाइल नॉट फाउंड की जगह किसको ले लेगा, IO को ले लेगा, क्योंकि इसको यूज करने का मतलब है बाय डिफॉल्ट फाइल नॉट फाउंड भी आईडी है। ओके, तो अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो ये उसको भी देख लेगा और इसे भी देख लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको रखनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके मैं इफ लगा देती हूँ, क्योंकि मैं -1 तो प्रिंट करना नहीं चाहूंगी। तो मैं ये लिख देती हूँ कि अगर सी एच इज नॉट इक्वल टू -1 तो सिस आउट करो। और यहाँ पे सी एच को तो प्रिंट करना है, लेकिन ये इंट में है तो इसको टाइपकास्ट करके प्रिंट करना, नहीं तो पता क्या होगा, सबके स्काई वैल्यू प्रिंट हो रहे होंगे जितने भी कैरेक्टर है वहां पे। ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, टाइपकास्टिंग लगा देते हैं। और यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, देखो जैसे हमने सी एच लिया, इसके अंदर वैल्यू रीड भी हो गई, वैल्यू भी आ गई, चलो ठीक है, इतना ही करना था। और जब ये काम हो जाए तो इसके बाद जब लूप से बाहर आ जाओ तो फाइल इनपुट स्ट्रीम को क्लोज जरूर करना है, क्योंकि क्लोज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका डेटा फाइल इनपुट स्ट्रीम में पड़ा रहेगा और डेटा लीक होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए इसे क्लोज करना भी जरूरी है ताकि आपके प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी बनी रहे। ओके, तो इतना काम हो गया, सेव कर देते हैं और अब इसको एक बार रन करके दे देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास उस फाइल का जो डेटा था, देखो इस तरह से आ रहा है 105 संजय 32। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट एलन का यूज किया था, तो प्रिंट कर देते हैं इसको। अब एक बार दोबारा से रन करते हैं, तो जो हमारी फाइल का डेटा था वो सारा का सारा हम रीड कर पा रहे, इजी है। बस करना ही क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको हमें अपनी फाइल का नाम और पाथ दोनों देना है, और उसके बाद हम उसके अंदर से लूप लगा के भी वैल्यू को ले सकते हैं। वीडियो या इमेज का पाथ तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं, एक काम करते हैं, चलो उसके लिए यहाँ पे अभी तक तो हम फाइल का नाम खुद से ले रहे हैं ना, यहाँ पे लगा देते हैं स्कैनर और यूजर से ले लेते हैं पाथ और नेम, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। तो फिर पता है क्या होगा, बहुत लंबी सी फाइल आएगी और उसमें सारी कोड ऐसी लैंग्वेज होगी, पता नहीं कौन सी भाषा है, वो तो तुम्हें समझ नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये चीज होगी उसमें। तो एक काम करते हैं ना, इसी के ब्रैकेट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं, तो सीधा नाम लेकर इसी को दे देते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि नाम सही से देना है, नहीं तो फिर क्या होगा, एरर आ जाएगा, प्रोग्राम में वैल्यू नहीं होगी प्रिंट। चलो अभी देखते हैं इसको रन करके। अब सबसे पहले, अच्छा यार हमने ना इसमें प्रिंट नहीं लगाया, प्रिंट लगाना चाहिए, तो इसको क्लोज कर देते हैं और सॉर्ट लगाते हैं, एंटर करवा देते हैं फाइल नेम विद पाथ। तो आप लोग यहाँ पर फाइल का नाम दोगे विद पाथ। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर वही वाला पाथ देख के देखती हूँ पहले, तो जो अभी हमने दिया था, तो employees1.txt, फाइन, तो उसका डेटा आ रहा है। अब ऐसे ही कोई और फाइल ढूंढते हैं जो कि एक इमेज फाइल हो। देखो ऐसा तो मेरे पास सॉन्ग भी पड़ा है, वीडियो भी पड़ा है, इसीलिए रखा था मैंने यहाँ पर ताकि हम इसको ट्रांसफर में मार के देखेंगे। तो एक इमेज 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 कहाँ गई, अच्छा पिक वन। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं pic1.jpg, सेम पाथ में ही है, तो हम इसको रन करते हैं।
तो पाथ सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे pic1.jpg, तो कुछ ऐसा आएगा इमेज का डेटा। क्योंकि पता है क्या होता है ना, जो इमेज की वैल्यूज होती है ना, ये क्या करता है, इमेज का कोड निकाल लेता है, और कोड का फिर क्या निकाल देता है, स्काई वैल्यू। इसको चेंज कर सकते हैं क्या? क्या नहीं, यहाँ नहीं चेंज कर सकते। इसके लिए मैं एक बताऊंगी, एक ऑप्शन बताऊंगी, क्योंकि मुझे इसी के हेल्प से ना आपको एक लॉजिक भी सिखाना है, दैट आई विल टेल यू। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ही किसी सॉन्ग का दे दिया नाम, तो भैया डेटा तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सॉन्ग की फाइल थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और वीडियो का दिया तो वीडियो की फाइल तो और बड़ी होती है, तो वो प्रिंट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो इस तरह से काम होगा। तो मेनली ये मैं इसीलिए कह रही थी कि टेक्स्ट फाइल इसलिए उठा लेगा क्योंकि वो UTF-8 फॉर्मेट में आती है। तो यहाँ पर अब आपके पास जब इस तरह से फाइल आ पा रही है ना, तो इसी चीज को लेकर हम एक ऑप्शन बनाएंगे, सेव एज का फीचर याद है आपको। नॉर्मली अगर आप कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में सेव एज का फीचर बनाते हो तो क्या होता है ये बताओ। दोबारा मतलब उस फाइल की एक और कॉपी जनरेट करने के लिए हम करते हैं, या तो हम नाम बदल देते हैं, या तो हम पाथ बदल देते हैं, मतलब दूसरी जगह पे लोकेशन चेंज कर देते हैं। यही दो चीजें होती है ना। तो अगर मुझे यही काम अपने प्रोग्राम की हेल्प से कराना, तो मैं करा सकती हूँ इन दोनों क्लासेस का यूज करके। फाइल इनपुट और आउटपुट दोनों को एक साथ यूज करेंगे। ओके, तो एक तरफ से डेटा आएगा और दूसरी तरफ से डेटा जाएगा, तो दोनों चीजों को एक साथ मिलाना है, तो हमारा सेव एज का फीचर हो जाएगा। कभी भी कराना हो ऐसा काम, भाई जरूरत पड़ी जाती है कहीं ना कहीं, तो उसको हम इसी की हेल्प से कराएंगे। मतलब जो भी आप क्रिएट करोगे लॉजिक यही जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं सेव एज। ठीक है, डेमी हो गया ये, चलिए अच्छा नहीं लग रहा, डेमो लगाते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ आ जाते हैं पेन में। अब हमें करना ये है कि हमें एक तो यहाँ पे फाइल को रीड भी करना है और राइट भी करना है। तो इसे उठा लेते हैं, क्योंकि रीड का कोड तो यही रहेगा। ठीक है, तो रीड के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल का नाम ले रहे हैं विद पाथ, फिर उसके बाद फाइल इनपुट स्ट्रीम ले रहे हैं, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे डू और वाइल के बीच में क्या कर रहे हैं, वैल्यू को रीड करा रहे हैं। अब यहाँ पर आकर ना एक काम और करते हैं, कि जहाँ पे हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाया है, वहीं पे हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम भी बना देते हैं। ओके, अब अगर मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम बना रही हूँ तो मुझे एक और काम करना पड़ेगा, यूजर से ये पूछना पड़ेगा। ठीक है, सो एंटर, ये क्या थी हमारी सोर्स फाइल, जिसको हमें कॉपी करना था। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी एंटर डेस्टिनेशन फाइल नेम विद पाथ। ठीक है, अभी तो हमें हर चीज कंसोल पे इंपुट करवानी पड़ती है ना, आगे चल के तो ऐप में हमारे को ऑप्शंस मिल जाती है फाइल सिलेक्ट कराने की, तो वहां से फाइल आ जाएगी। ओके, तो ये चीज हमारी जो है वो एलिमिनेट होगी, ये जो 4-5 2-3 लाइनें, बाकी सब सेम रहता है कि गेट कैसे करना है और उसको सेव एज कैसे करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें पहले तो फाइल का नाम और पाथ ले लेते हैं डेस्टिनेशन का। तो दोनों के ऑब्जेक्ट तैयार हो गए। अब आपको ये करना है कि जब आप यहाँ पर आते हो ना इफ कंडीशन में, और जब आप लोग यहाँ पर इसको चेक करा रहे हो, तो चलो प्रिंट तो यहाँ पे भी करा ही लेंगे, दिख जाएगा ना कि क्या डेटा जा रहा है। तो यहाँ पे आकर आप क्या करेंगे, इसी में आप लिखोगे FOS डॉट राइट, और राइट के बाद यहाँ पे क्या लिख दोगे, CH। तो CH को राइट करवाते जो, बस इतना करना है। आफ्टर दिस जब आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, FOS को भी क्लोज कराओगे। ओके, तो मतलब हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, चीज वही थी, बस उसमें एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगा के उसमें राइट करवा दिया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिख देते हो तो ये सेव एज का आपका लॉजिक तैयार है। मैम फाइल आउटपुट का ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, वो दूसरे से उसका वो नहीं दिखाएगा, मतलब क्या डेटा जो नहीं, क्योंकि देखो ऊपर वाला अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। एक्चुअली क्या करेगा, जो भी नाम यहाँ पर आएगा, जो भी फाइल यहाँ आएगी, उस फाइल का डेटा दूसरे वाले में चला जाएगा। ये काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको अभी रन करते हैं, तो जैसे अभी हमने वो वाली फाइल देखी थी ना ई ड्राइव में,
employees 1.txt। 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक तो ये वाली फाइल उठा रहे हैं, ये हमारी हो गई सोर्स फाइल। अब अगर मान लो मुझे ऐसी ही एक फाइल डी ड्राइव में चाहिए, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ emp.txt। ठीक है, तो अगर मैंने ये फाइल का नाम दिया तो ये आपका आउटपुट दिखा रहा है, लेकिन मैंने कुछ प्रिंट तो करवाया नहीं था, फाइल सेव सक्सेसफुली या कुछ करके वो करवा देंगे। लेकिन इसका मतलब अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है ना, इसका मतलब फाइल कॉपी हो चुकी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर हम चलते हैं अपने सिस्टम में और मैं अपने सिस्टम की डी ड्राइव में जाकर चेक करती हूँ, तो मेरे पास ईएमपी फाइल आ चुकी है और इसमें देखा जाए तो डेटा भी आ गया। ओके, तो हमारे पास फाइल हो गई यहाँ पर कॉपी, तो मतलब सेव एज काम कर रहा है। अब ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर ई ड्राइव में क्या चीज है, एक सॉन्ग भी है और एक वीडियो भी है और एक पिक्चर भी है। अगर मैं इन तीनों चीजों को भी क्या कराती हूँ, कॉपी पेस्ट कराना चाहती हूँ, तो मुझे क्या देना है, बस इनका नाम देना है। तो जैसे हमारे पास अभी फाइल है pic11 या pic1 में, सेम ही है वैसे तो। ठीक है, तो pic1.jpg को मुझे भी कॉपी करना है। तो अगर हम इस प्रोग्राम में आके ई ड्राइव में से pic1.jpg को लेते हैं और फिर मैं डी ड्राइव में pic1.jpg को लेती हूँ, तो ये क्या करेगा, ठीक है, डेटा को प्रिंट करवाने तो टर्मिनेट होगा ना प्रोग्राम, आफ्टर दैट चेक कर सकते हैं। वैसे तो इसको प्रिंट नहीं कराएंगे अगली बार, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लगाता है। तो यहाँ पे जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया ना, तो इसके बाद आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर में, जैसे ये ई ड्राइव की फाइल थी, अब हम अगर डी ड्राइव में जाते हैं तो मेरे पास pic1 भी आ गई। ठीक है, तो मतलब हम इमेज को भी कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको सॉन्ग को जब कॉपी करूंगी ना भाई, मैं प्रिंट नहीं कराऊंगी, बहुत कुछ आता है, या देखना चाहते हो तो देख सकते हो अपने आप से करके। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं और लास्ट में ना जब ये काम हो जाए एक मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। ओके, तो अगर मान लो हम यहाँ पर एक डी ड्राइव में, सॉरी ई में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सॉन्ग है ये वाला। ठीक है, तो इसका नाम है song.mp3। तो ये वाली जो सॉन्ग है, अगर मुझे इसे भी कॉपी करना है तो हम इसी प्रोग्राम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, song.mp3 और बाद देना है ई ड्राइव का। डेस्टिनेशन पूछ रहा है तो हम डी ड्राइव दे देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं song.mp3। नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक्सटेंशन सेम रखना, नहीं तो करप्ट हो जाएगी फाइल। तो अब ये देखो टाइम ज्यादा लेगा, क्योंकि भाई सॉन्ग थोड़ा बड़ा होता है एमबी वाइज देखा जाए, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसको फास्ट करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, कि इसको जल्दी कैसे कराना है तो वो भी कराऊंगी, लेकिन पहले इसके थ्रू देखते हैं। तो सॉन्ग के केस में इसने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया, उसके बाद मैसेज आया। रिजल्ट ये है कि अब आप अगर आप डी ड्राइव में चेक करते हैं तो मेरे पास सॉन्ग भी आ चुके हैं। ओके, तो मतलब हम सॉन्ग वीडियो कुछ भी, अब मान लो सॉन्ग में इतना टाइम लगा रहा है, तो अगर इसको मैंने क्या दे दी, कोई मूवी या वीडियो दे दी, और अब देखो वीडियो भी कितनी ज्यादा बड़ी नहीं है, देखा जाए तो 13.2 MB की वीडियो है। ठीक है, अगर मैं इसको एक 13.2 MB की वीडियो दूं, क्योंकि बहुत ही छोटा साइज होता है ना, तो अगर हम इसको ये वाली फाइल भी देते हैं, कौन सी थी, video.mp4, और इसके बाद मैं इसको भी डी ड्राइव में कॉपी करने के लिए बोल रही हूँ, तो ऐसे में तो ये ज्यादा ही टाइम ले लेगा 13.2 MB की फाइल को लेने, जबकि 13.2 MB होता ही कितना है, छुटका सा साइज होता है नॉर्मली, बहुत ही जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन ये फाइल इनपुट स्ट्रीम है, ये बाइट बाय बाइट उठा रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम उठाएगा। ठीक है, तो इसको फास्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, तो पहले इसको होने देते हैं, चलिए, तब तक ये कॉपी कर ही रहा है। ठीक है, हम सोच रहे हैं अगर गलती से हमने रन करा दिया डायरेक्ट, इस तरह से सिस्टम हैंग कर गया। सिस्टम नहीं हैंग होगा, लग रहा है आपको कि भाई बहुत टाइम लगा रहा है, हैंग हो गया है शायद, लेकिन क्योंकि देखो फाइल इनपुट स्ट्रीम बाइट बाय बाइट उठा रहा है वैल्यू,
एक एक कैरेक्टर उठा रहा है, और फाइल बहुत बड़ी है। इसी वजह से मतलब इसके हिसाब से फाइल बहुत बड़ी है, तो इसी वजह से ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा ही यहाँ पर। ठीक है, चलो जब तक ये आ रहा है, क्योंकि हमें पता है ये टाइम ले रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं तब तक ना, इसको फास्ट करने का तरीका भी समझ लेते हैं। फास्ट करने का तरीका है कि आप बफर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करो। बफर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है, अगर आप इसको कोई भी फाइल इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम देते हो, तो ऐसे केस में ये बफर मैकेनिज्म का यूज करता है। जब डाटा बफर में से होकर निकलता है तो वो बाइट बाय बाइट नहीं जाता है, वो चंक बाय चंक जाता है। मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ बाइट्स को वो बफर में सेव करता है और फिर ट्रांसफर करता है। इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। तो बस हमें काम क्या करना है, हमें इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है, या फिर दोनों का यूज कर लो, इनपुट के टाइम पे भी और आउटपुट के टाइम पर भी। देखो फाइनली आ गया, ठीक है। बफर का यूज करके हम बफर इन दे सकते हैं क्या? बफर कहाँ कर सकते हैं, देखे थे मैम, हाँ जी कर सकते हैं। बफर इनपुट का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं, बस उसमें स्ट्रीम में फिर system डॉट इन लगाना पड़ेगा, वहां कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो आ गई हमारी वीडियो फाइल भी, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो फाइल भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब आपके पास अगर ये सारी फाइल्स वगैरह जो है कॉपी पेस्ट तो हो रही है, लेकिन स्पीड का बहुत मेंशन यहाँ पर थी। मतलब अगर फाइल थोड़ी सी भी बड़ी हो रही है, क्योंकि अगर हम देखा कि वीडियो जो था वो कितना साइज का था हमारा, 13.2 MB का। सॉन्ग कितना बड़ा था हमारा, 4.08 MB का। तो इसने टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया। अब इस चीज को अगर मैं शॉर्ट करना चाहती हूँ तो कैसे करेंगे, यहां पर हम आएंगे और चलो मैं इसको सेव एज कर देती हूँ, क्योंकि फिर इस प्रोग्राम में चेंजेस नहीं करते। तो सेव एज डेमो 1 कर देते हैं इसको, और इसके बाद यहाँ पर भी हम इसको डेमो 1 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर देखो आपको इसको बेटर बनाना है तो एक सिंपल सा काम करना है, इसको तो करना ही करना है जो अभी तक किया है। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम ले लीजिए, और इसको दे दो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम ले लो और इसको दे दो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। तो मतलब वो तो बना ही गए, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया। तो अगर मैं इस फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को बफर के हेल्प से करवाती हूँ, और यहाँ पे बस अब क्या करना है कि जब आपको डाटा को राइट करना है तो ऐसे करना है बफर आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से, और जब रीड करना है तो बफर इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से करना है। ओके, और जब आपका ये हो जाए तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बी लेंगे, और यहाँ पर भी बी को ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। ओके, तो बस हमने क्या किया, फाइल इनपुट की जगह बफर्ड इनपुट का ऑब्जेक्ट ले लिया, और फाइल आउटपुट की जगह बफर्ड आउटपुट का ऑब्जेक्ट ले लिया। जब तीनों के ऑब्जेक्ट आ गए, अब देखो सिर्फ इतना करने से ही हमारे प्रोग्राम में चेंजेस आ जाएंगे और स्पीड जो है वो पहले से बेटर हो जाएगी। देखो टेक्स्ट फाइल्स की तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है, मेनली हमें ये देखना था कि हमारे पास जो सॉन्ग्स की फाइल आती है वो सही से रन होनी जरूरी है। तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो सोर्स फाइल का नाम पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन आई थिंक ना ये हमारी फाइल ना पहले वाली रन हो गई है, सेव्ड एज डेमो वाली। तो हमें रन करनी थी ये वाली। अब यार, तो देखो अगर मैं यहाँ पर फिर से लेती हूँ कि ई ड्राइव में जो वीडियो वाली फाइल है, ठीक है, या फिर सॉन्ग वाली फाइल है, ओके, और इसको डी ड्राइव में ss.mp3 के नाम से हम सेव करवा देते हैं। इमीडिएट आ गया, स्पीड देखा काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई, ठीक है, जबकि पहले सॉन्ग आने में कितना टाइम लगा दिया था इसने, नहीं। और अगर मैं अब एक वीडियो भी उठाती हूँ तो ई ड्राइव का जो वीडियो था हमारा 13 MB वाला, अगर मैं उसे उठा लेती हूँ और यहाँ पे मैं डी ड्राइव में MP4 को फिर से कॉपी करती हूँ,
अगर जीबी में डाटा देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं। जीबी में डाटा देंगे तो देखो डिपेंड करता है साइज पे। अभी इतना है कि 13 MB की फाइल को उसने विद इन सेकेंड कर दिया, ज्यादा टाइम नहीं लिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर थोड़ी सी बड़ी फाइल आती है तो इसको ट्राई करके देखना, थोड़ा सा थोड़ी को फिर साइज लेगा, टाइम तो लेगा हल्का सा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लेगा जो फाइल इनपुट आउटपुट से आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो काम होता है ना, बफरिंग जो होती है वो बफर इनपुट आउटपुट से ही करवाई जाती है, ताकि जो काम है वो फास्ट हो सके। क्योंकि जब डाटा ब्लॉक्स में जाता है ना आगे एक एक करके, तो बेटर होता है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी निकल के आए। ओके, तो अगर ये 1 सेकेंड के लैप्स के अंदर ही आपकी दोनों चीजें उठा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो टास्क है वो ज्यादा फास्ट हो रहा है एज कंपेयर टू बिफोर। ओके, तो इसी वजह से आपकी जो फाइल्स थी वो इस तरह से जल्दी से डाउनलोड हो गई। अब मेरे पास इस वक्त कोई जीबी वाली फाइल पड़ी नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखा देती, आपके पास है तो ट्राई करके देख लेना। ओके, कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैम अगर 2-4 फाइलें एक साथ हमको अगर करना है, जो वहाँ पे इनपुट लेने के C.NET लगा रहे हैं, वहाँ पे काम सेपरेट कर देंगे, कर सकते हैं। देखो फिर उस केस में ये कर सकते हो, या तो आप पहले फाइलों के नाम ले लो। जैसे आपने मान लो एक 1 डायमेंशन एरे बना दिया, जिसमें आप क्या करोगे, सारी फाइलों के नाम लोगे। ठीक है, और जब फाइलों के नाम ले लोगे तो फिर उसको रन करा दो इकट्ठा लूप चला के, तो करता जाएगा कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो मल्टीपल फाइल्स भी हो जाएंगी कॉपी। तो बदले तेरे ये क्या, तो गाना चल गया। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना था, इसमें मेनली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को देखना था। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो हमें अगर कभी भी इस टाइप से कोई भी चीज कॉपी पेस्ट करानी है, या फिर आगे चल के हम लोग क्या कराएंगे, डाउनलोडिंग करवाएंगे, अपलोडिंग कराएंगे, किसी को मेल भेज रहे हैं, तो भी ज्यादातर हम इन्हीं ऑप्शंस का यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा बहुत काम का इनपुट आउटपुट। पहले रीड करवा लें, इसके बाद पूरा एक बफर में डाल के फिर दोबारा राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही था कि अभी हमने क्या सीखा कि एक एक कैरेक्टर कैसे जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कराना हो तो उसके लिए क्या करना है वो भी देखते हैं। मैम अगर वो वॉइस में रीड करेगा तो टाइम नहीं लगता। कहाँ से, मतलब जैसे वो बोल रहे हैं इकट्ठे। इकट्ठे अगर रीड करके वो बफर में डाला जाए तो टाइम नहीं लगेगा।